हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की ये क्लास बिहार पीजीटी सोशियोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जात कहते हैं? किसने कहा कि जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जात कहते हैं? मजूमदार एवं मदन, केतकर, CH कूले, NK दत्ता। तो ये परिभाषा किसकी है? मजूमदार एवं मदन, केतकर, CH कूले, NK दत्ता। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, CH कूले। CH कूले ने यह परिभाषा दी है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो जाता है उसे हम जात कहते हैं। और मजूमदार एवं मदन ने परिभाषा दी है, जात एक बंद वर्ग है। जात एक बंद वर्ग है। नेक्स्ट है, स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबद्ध है रिचार्ड सेंटर्स के साथ, रॉबर्ट लिंड के साथ, मैक्स वेबर के साथ, लॉयड वार्नर के साथ। स्तरीकरण के अध्ययन का प्रतिष्ठात्मक उपागम संबद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्तरीकरण का प्रतिष्ठात्मक उपागम लॉयड वार्नर ने दिया है। ये एक अमेरिकन मानवशास्त्री हैं। इन्होंने यांकी शहर में सामाजिक स्तरीकरण के प्रतिष्ठात्मक उपागम का प्रयोग किया है। इनका उपागम सूक्ष्म अध्ययन विधि पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण और पड़ोसियों के मत के आधार पर किया जाता है। इनका उपागम सूक्ष्म अध्ययन विधि पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति के वर्ग का निर्धारण उसके और पड़ोसियों के मत के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, J.H. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति थी नॉर्डिक, निग्रिटो, मंगोलॉयड, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड। J.H. हट्टन के अनुसार भारत की प्राचीनतम प्रजाति थी राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, निग्रिटो। J.H. हट्टन के अनुसार भारतवर्ष की प्राचीनतम प्रजाति निग्रिटो है। इसके पश्चात प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजातियों का आगमन हुआ, जिनके पूर्वज फिलिस्तीन में हैं। नेक्स्ट है, नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में दर्शाते हैं विजातीय रूपांतरण, प्रजनक रूपांतरण, परजीवी रूपांतरण, नियत विकासीय रूपांतरण। नगर नगरीकरण की आरंभिक अवस्था में विजातीय रूपांतरण दर्शाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश विकासशील देश नगरीकरण की प्रारंभिक अवस्था में हैं। प्रारंभिक अवस्था अर्थात विजातीय रूपांतरण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेगालोपोलिस है नगरों के आपस में मिल जाने के फलस्वरूप निर्मित एक प्राइमेट नगर है। 1 करोड़ की आबादी वाला नगर है।
दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। महामार्ग के किनारे नगरों की एक श्रृंखला है। एक मेगालोपोलिस राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ममफोर्ड द्वारा प्रदत्त नगर के विकास अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? पोलिस, ईओपोलिस, मेट्रोपोलिस। ऑप्शन दिया है 1 2 3, 1 3 2, 2 1 3, 3 1 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। ईओपोलिस, पोलिस, फिर मेट्रोपोलिस। लेविस ममफोर्ड ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सबसे पहले ईओपोलिस। ईओपोलिस को पूर्व नगर कहते हैं। उसके बाद पोलिस, ऑप्शन सेकंड, इसको नगर कहते हैं। फिर मेट्रोपोलिस, ये महानगर की श्रेणी में आता है। उसके बाद 4 नंबर पर मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस ये बृहद नगर की श्रेणी में आता है। और 5 नंबर पर टायरनोपोलिस। टायरनोपोलिस। और 6 नंबर पर इन्होंने नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस इसको मृतक नगर की श्रेणी में रखा है। मृतक नगर। सबसे पहले ईओपोलिस ये पूर्व नगर की श्रेणी में आता है। फिर पोलिस, इसे नगर की श्रेणी में रखा है। फिर मेट्रोपोलिस ये एक महानगर है। उसके बाद मेगालोपोलिस ये बृहद नगर इन्होंने बताया है इसको। और 5 नंबर पर टायरनोपोलिस और 6 नंबर पर नेक्रोपोलिस। नेक्रोपोलिस को इन्होंने मृतक नगर की श्रेणी में रखा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? औद्योगिक, पूर्व, आधुनिक, ऐतिहासिक, वाणिज्यिक। किस प्रकार के नगर में हम अभिजन वर्ग को नगर के केंद्र में पाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, औद्योगिक पूर्व। औद्योगिक पूर्व नगरों की उत्पादन पद्धति, अधिशेष उत्पादन, उससे अर्जित धन, बढ़ता हुआ श्रम विभाजन, राज्य की सत्ता का विस्तार, वाणिज्य, यातायात तथा संचार की सुविधाओं की वृद्धि, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रसार। इसके कारण न केवल सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हुआ, अपितु इन कारकों ने आधुनिक औद्योगिक नगरों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। एक क्षेत्र की एक विशिष्ट भौगोलिक विशेषता होनी चाहिए। एक क्षेत्र आमतौर पर ग्रामीण तथा नगरीय समुदायों को मिलाकर एक कर देता है। एक क्षेत्र नहीं, एक क्षेत्र प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। एक क्षेत्र प्रकार के हितों तथा क्रियाकलापों को अपने में निहित करता है। कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक क्षेत्र की औपचारिक सीमाएं होनी चाहिए। ये ऑप्शन गलत है। क्षेत्र या प्रदेश का तात्पर्य है उसकी प्रकृति से लिया जाता है। एक क्षेत्र में समान लक्षणों की समरूपता होती है और वह अपने लक्षणों के द्वारा दूसरे क्षेत्रों से भिन्न होता है। क्षेत्र अनिश्चित किंतु एक समान फैलाव वाला भूभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं कहा जाता है। सिटी प्रॉपर, सिटी एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन रीजन। शहरी तथा ग्रामीण बस्तियों के उस बड़े जमावड़े को जिसकी सारी बस्तियां उस क्षेत्र में प्रमुख महानगर के संबंधों से परस्पर जुड़ी हैं उसे कहा जाता है ऑप्शन 4 मेट्रोपॉलिटन रीजन। जब लोग भीड़ भाड़, गंदी बस्तियों तथा पानी की निकासी समस्याओं से बचने के लिए मुख्य नगर के बाहर के आवास क्षेत्रों की ओर रहने लगते हैं तो उसे उपनगर कहा जाता है। उपनगर ज़्यादा साफ सुथरे एवं अधिक सुनियोजित होते हैं अर्थात मेट्रोपॉलिटन रीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? जी.एस. घुरिये, एन.के. बोस, राधा कमल मुखर्जी, एस.सी. दुबे। भारत में क्षेत्रीय आयामों के बारे में व्यापक रूप से किसने लिखा है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे की पुस्तक है इंडियन विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोट के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है? हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोट के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड समुच्चयन। स्पेंसर ने उद्विकासी सिद्धांत इन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा है, सरल समाज, फिर मिश्रित समाज, उसके बाद दोहरे मिश्रित समाज, फिर तिहरे मिश्रित समाज की बात इन्होंने की है। और इन्होंने युयुत्स यानी कि सैनिक समाज और औद्योगिक समाज की भी बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्यों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया?
मैलिनोवस्की, पार्सन्स, पार्क, लिंटन। भूमिका तथा परिस्थिति के संप्रत्यों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 लिंटन ने। भूमिका एवं परिस्थिति के संप्रत्यों के बारे में विशिष्ट विचार व्यक्त करने वालों में लिंटन, हीलर, मर्टन, पार्सन्स एवं डेविस नामक समाजशास्त्री प्रमुख हैं। महान विचारक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में भूमिका एवं परिस्थिति दोनों ही शब्दों का उल्लेख किया है, किंतु राल्फ लिंटन वो पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने इन दोनों संप्रत्यों की बृहद एवं सुव्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन में है छात्र संघ, जनजात, परिवार, भीड़। किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जनजाति। डॉक्टर मजूमदार ने कहा है, एक जनजात परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा तथा कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था मानते हैं। इस परिभाषा में स्पष्ट है कि जनजाति के साथ समुदाय एक अनिवार्य तत्व निश्चित भूभाग से जुड़ा है। इस दृष्टि से जनजाति समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? भौगोलिक अवस्थिति, सामुदायिक भावना, सामाजिक समजातीयता, स्थिर सरकार। कौन एक समुदाय का अभिलक्षण नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 स्थिर सरकार। ये समुदाय के लक्षण नहीं है। ऑकबर्न एवं नीमकॉफ ने कहा है, एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। समुदाय के लिए आवश्यक 3 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सामुदायिक भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं। जब किसी समूह के सदस्य जीवन के विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वे संगठित करते हैं। समिति, समुदाय, संस्था, गिरोह। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट समिति का, तब वे समिति का निर्माण करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने कहा है, समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्षिक रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? वैचारिक, संस्था, भूमिका, विधान। सापेक्षिक रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी एक समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड संस्था। यहाँ पर है स्थापित कार्यनिधियों को समाज के मूल्यों और प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है, तो संस्था है।
संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। लोकाचार के नियम जब तक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं जब निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाते हैं तब उसे संस्था कहा जाता है। संस्था रीति रिवाज एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है और इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। संस्था की प्रकृति अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? एक सामाजिक घटना जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निमंत्रित किया जाता है। किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया एवं परिणाम। व्यक्तियों के एक समूह या किसी व्यक्ति को सौंपा हुआ एक दायित्व। कोई घटना जो समाज के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो सामाजिक प्रकार की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया एवं परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार दी जा सकती है? ऑप्शन में है, समाज में माल तथा सेवाओं की कीमत जो एक व्यक्ति द्वारा अदा की जाती है। समाज में एक व्यक्ति की इच्छाएं। समाज में मान्य अधिमान प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं। विशिष्ट निर्धारण तथा मानव व्यवहारों का अभिनिषेध। मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा किस प्रकार दी जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समाज में मान्य अधिमान्य प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से किसी एक कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? निम्नलिखित कारकों में से किसी एक कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है। यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, अशक्त अनुमोदन तथा पर्याप्त प्रवर्तन, प्रतिमान का अस्पष्ट प्रतिपादन। ऑप्शन में है केवल एक और दो, दो और तीन, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में से किन कारकों में से किसी एक कारक से प्रतिमान के अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? तो राइट आंसर है दोषपूर्ण या त्रुटिपूर्ण समाजीकरण, अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त परिवर्तन। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। निषेधात्मक दिशा में प्रतिमान से अतिक्रमण होता है, पर विधेयात्मक में प्रतिमान की प्रस्थापना या उपलब्धि होती है। दोषपूर्ण या अशक्त अनुमोदन के कारण भी प्रतिमानों के अतिक्रमण की संभावना अधिक बनी रहती है। नेक्स्ट है, वर्जन क्या है? वर्जन क्या है? पॉलिनेशियाई विश्वास है, एक निषेध है, धर्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा पहना कर्मकांडी चिन्ह है, संबंधियों के बीच परिहार है। वर्जन क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, एक निषेध है। वर्जन एक निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब उनका सैद्धांतिक संस्थापक हो चुका हो, उनका विवेकपूर्ण निर्धारण हो जाता है, उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है, उनका आनुभविक सत्यापन हो जाता है। तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। जब उनकी तार्किक रूप से व्युत्पत्ति होती है तब तथ्यों को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? कन्या की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी जाती है, अपराधी को दंड मिलना चाहिए, सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं, एक पत्नी प्रथा विवाह के स्वरूप में सबसे सामान्यता अधिक स्वीकृत रखती है। कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, अपराधी को दंड मिलना चाहिए। सामाजिक प्रतिमान हमारे व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं और हमें उचित अनुचित का भेद बताते हैं, जिनका पालन करने पर समाज उचित पुरस्कार देता है और उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था की जाती है। संक्षेप में, समाज में आचरण के नियम ही सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? कौन सा एक कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? उन भावनाओं को जो कृत्य से प्रभावित हुई है, निश्चित सामूहिक अभिव्यक्ति देकर सामाजिक उल्लासोन्माद को पुनर्स्थापित करना, किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, मानव विचार मस्तिष्क को प्रतिबंधित करना, समाज में विभेदीकरण की वृद्धि को अनुमति देना। निम्नांकित में से कौन सा एक कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना। फेयरचाइल्ड ने कहा है, अनुशास्त्र किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। फेयरचाइल्ड के अनुसार अनुशास्त्र किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। इसे किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करने के अंतर्गत रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? विचलन, प्रमाप विहीनता, अस्थिरता, विषम जातीयता। अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ किसके सबसे ज़्यादा निकट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, प्रमाप विहीनता। मर्टन ने प्रतिमानता के परिप्रेक्ष्य का प्रवर्तक माना जाता है। मर्टन को प्रतिमानता परिप्रेक्ष्य का प्रवर्तक माना जाता है। अप्रतिमान समाज या समूह के आदर्शों के कमज़ोर होने या उनमें किसी प्रकार की भ्रांति की स्थिति को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय जीवन का अंधकारपूर्ण चित्रण करते हुए कुछ विद्वानों ने नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा है, क्योंकि यह सरलता को कृत्रिमता और समरसता को तनाव में बदल देता है तथा स्वजन एवं परिवार की एकात्मकता को नष्ट कर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विचलन को प्रोत्साहित करता है। नगरीय जीवन का अंधकारपूर्ण चित्रण करते हुए कुछ विद्वानों ने नगरीयवाद को सामाजिक अपकर्ष के रूप में देखा है, क्योंकि यह समरसता को कृत्रिमता और यह सरलता को कृत्रिमता और समरसता को तनाव में बदल देता है।
तथा स्वजन एवं परिवार की एकात्मकता को नष्ट कर प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विचलन को प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान नगरीय जीवन की उपयुक्त मान्यता रखता था? ऑप्शन में है लुईस विर्थ, ममफोर्ड, स्पेंगलर, गॉल्पिन। लुईस विर्थ, ममफोर्ड, स्पेंगलर, गॉल्पिन। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, स्पेंगलर। स्पेंगलर के अनुसार नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं और देहात नगरीकृत हो जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा शहरों में उत्कर्ष एवं विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने में जिसे सब चाहते हैं, निम्न में से कौन सी भावना निहित है? प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सहयोग, समझौता। एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने में जिसे सब चाहते हैं, इसमें कौन सी भावना निहित है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, सहयोग। किंग्सले डेविस ने कहा है, एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसे सभी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे एक समूह का सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व दूसरे समूह में विलीन हो जाता है क्योंकि उसने दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, कही जाती है समीकरण, समाकलन, विसरण, सांस्कृतिक संपर्क। वह प्रक्रिया जिससे एक समूह का सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व दूसरे समूह में विलीन हो जाता है क्योंकि उसने दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, उसे क्या कहा जाता है? समीकरण, समाकलन, विसरण, सांस्कृतिक संपर्क। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, समाकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था? मैकाइवर एवं पेज, हर्बर्ट स्पेंसर, पार्सन्स, डेहरेनडॉर्फ। संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था? राइट आंसर है ऑप्शन फोर, डेहरेनडॉर्फ। जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष को अंतरक्रिया का एक मुख्य स्वरूप माना है। डेहरेनडॉर्फ ने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था में हर समय संगठन, समन्वय तथा स्थिरता नहीं देखी जा सकती। सभी संस्थाओं में सत्ता के संबंध में अंतरसंस्थात्मक संघर्ष उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन की सांख्यिकी विश्लेषण तथा वर्णन निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? जनगणना, जनांकिकी, जनसंख्या, जनसंख्यागतिकी। जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन का सांख्यिकी विश्लेषण तथा वर्णन निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जनांकिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचा जाने का आत्म प्रत्यक्षण, अनुमोदन,
तथा निरनुमोदन का सही निर्णय, ध्यानाकर्षण तथा प्रशंसा की खोज, अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। दर्पणित व्यक्तित्व, जो एक समाजीकरण की प्रक्रिया है, इसका मूलभूत अर्थ क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, हमारे व्यक्तित्व का सही प्रतिफलन। अमेरिकी समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण सिद्धांत, आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत, लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का प्रतिपादन किया। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें। थैंक यू।